गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कर लो बात। आज का जो हमारा सेशन है वो है जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट लॉ। जैसे हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर भी कुछ जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे ही कुछ डिफेंसेस हमारे पास टॉर्टियस लॉ के अंदर भी होते हैं, टॉर्ट लॉ के अंदर भी होते हैं। तो उन डिफेंसेस के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। पहला, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, कंसेंट के बारे में ये पूरा का पूरा हमारा जो डिफेंस है वो है। तो अगर इसका हम एक मैक्सिम की बात करें, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, यानी अगर आप विलिंग है तो आपके साथ में कोई भी इंजरी कॉज नहीं करी गई है अगर आपने उस इंजरी के लिए कंसेंट किया है। तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी, इफ अ पर्सन फ्रीली एंड वॉलंटरीली एग्रीज टू सफर अ हार्म, द लॉ विल नॉट असिस्ट देम फॉर दैट हार्म। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्सिंग में जब आप बॉक्सिंग करने जाते हैं तो मुक्का लग गया, आपको खून वून आ गया, तो क्या आप नेक्स्ट बॉक्सर के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? क्या सू कर सकते हैं उनको? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एग्री किया है ना उस बात के लिए। बट इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कंसेंट मस्ट बी एक्सप्रेस, यानी कि प्रॉपर शब्दों में होनी चाहिए या फिर इंप्लाइड हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप बॉक्सिंग रिंग में घुसे हैं और आप ऐसे करके खड़े हो गए हैं बॉक्सर के आगे और आप कह रहे हैं लड़ो मेरे साथ, मेरे को आपसे साथ बॉक्सिंग करनी है, तो एक इंप्लाइड कंसेंट की तरह देखा जाएगा। और अगर इंप्लाइड कंसेंट या एक्सप्रेस कंसेंट कोई भी है तो वैलिड मानी जाएगी। नाउ, कंसेंट किस तरीके की नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमारे लेक्चर्स हैं पहले। अगर आप कंसेंट को समझते हैं, ठीक है, तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का फ्रॉड, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखते हैं हम। इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, यानी कि प्लेंटिफ को सब पता था कि जिस सिचुएशन में वो जा रहे हैं उसका रिस्क एग्जैक्टली कैसा है, किस तरीके के रिस्क के अंदर वो एंटर कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड अगर वो रिस्क चले जाता है तो इट इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट मैच देखने गए, बॉल आपको लग सकती है, रीजनेबल रिस्क है, पर क्रिकेट अथॉरिटीज नेग्लिजेंट थी और छत टूट के आपके घर पे, मतलब सर पे गिर गई, छत गिरी आपकी सर पे, नेग्लिजेंट अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन वीक है, तो ये इन्फॉर्म जो है ना कि रिस्क जो आपका था वो आपका बॉल के लिए था, इस चीज के लिए नहीं था कि आप कल को नेग्लिजेंट हो गए, आपका काम सही से नहीं हुआ पाए तो छत गिर जाएगी मेरे ऊपर। और लास्टली, वॉलंटरी होनी चाहिए, ठीक है, रियल चॉइस एग्जिस्ट करनी चाहिए, कंपेल नहीं होना चाहिए बाय पॉवर्टी, अथॉरिटी या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस उनको कंपेल ना किया गया हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्रूशियल डिस्टिंक्शन की अगर हम बात करें, मेयर नॉलेज इज नॉट इक्वल्स टू कंसेंट। नोइंग दैट अ रिस्क एग्जिस्ट डज नॉट इंप्लाई विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस केस था जहां पे एक वर्कर को पता था कि हैवी लोड कैरी होते हैं क्रेन्स के अंदर, और उसको पता था कि कभी कभी ये गिर जाते हैं तो मुझे बच के रहना है। बट एक हैवी लोड बहुत ऊपर से कहीं से ट्रैवल हो रहा था एक क्रेन में और वो नीचे बैठे थे क्वेरी के अंदर, तो कुछ पत्थर जो थे वो गिर जाते हैं और सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। नहीं, ये मियर नॉलेज है कि उनको नॉलेज थी, उन्होंने कभी कंसेंट नहीं की इस चीज के लिए कि हाँ मेरे को पता है ये चीज है तो मैं तो फिर भी काम कर रहा हूं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज थी, और इसको सेंटाई नॉन फिट इंजूरिया बोला जाता है, जो इंडिया के अंदर एक जनरल एक्सेप्शन नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, नॉलेज वर्सेस कंसेंट, स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन, ठीक है, यही वही केस जिसकी हम बात करें। वर्कर न्यू स्टोन्स वर लिफ्टेड बाय अ क्रेन ओवरहेड बट वर्क टू अर्न अ लिविंग, ही वाज इंजर्ड by a falling stone without warning. Defense failed. Why? Mere awareness of the danger does not equals consent. The worker had no real freedom of choice due to economic compulsion. ये वाली चीज आपको याद आई? रियल चॉइस होनी चाहिए, यही बोला गया इस केस के अंदर, राइट। दूसरा केस, डैन वर्सेस हैमिल्टन। अच्छा, ये सारे केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्लैट के अंदर, तो ये जितने भी केसेस है सब लैंडमार्क जजमेंट है, और ये आप टॉर्ट्स की प्रॉपर क्लासेस में पढ़ते भी चले जाएंगे, तो ये सब केसेस इंपॉर्टेंट है, ओके। पैसेंजर वॉलंटरीली रोड अ ड्रंक ड्राइवर। अब आपको पता है जो सामने ड्राइवर है उससे आप लिफ्ट मांग रहे हैं, वो ड्रंक है, आपने कंसेंट कैसी दी है? इंप्लाइड, कि आप बैठ गए, ठीक है, दिया हुआ है, कोई बात नहीं। एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपने आके बोला कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं तो बैठा था, वो ड्रंक था और ये सारी चीजें थी, उसने मेरे को इंजन कर दिया, वो नेग्लिजेंट था, वो ही वाज नेग्लिजेंट, ये पैसेंजर ने बोला। तो कोर्ट ने बोला नहीं, आपको पता था वो नेग्लिजेंट है, वो दारू पी के चला रहे हैं, तो आपने ये कंसेंट दे दी, तो आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। अगेन, नॉलेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड कंसेंट टू नेग्लिजेंस, द डिफेंस ओनली अप्लाइज इफ द डेंजर इज सो एक्सट्रीम दैट नो रीजनेबल पर्सन वुड एक्सेप्ट इट। आपने वो चांस लिया,
आपने वो रिस्क एक्सेप्ट किया और आप आगे बढ़ गए और उसके बाद आपको इंजरी हुई। दूसरा एक एक्सेप्शन है इसका, द रेस्क्यू एक्सेप्शन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से डेंजर क्रिएट हुआ और प्लेंटिफ ने उसको बचा लिया, ठीक है, डिफेंडेंट ने अपने पार्ट पे गलती करी, कोई चीज ऐसी करी जिसकी वजह से वो डेंजर में पड़ गया और प्लेंटिफ ने आके उसको बचा लिया, तो डिफेंडेंट लाइबल होगा रेस्क्यूअर के लिए। तब आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने रेस्क्यूअर को बोला थोड़ी था कि आके बचा लो, वो तो अपनी मर्जी से कूदे थे, उन्होंने आपको बचाया है उस चीज के लिए जो डेंजर आपने क्रिएट किया था। अगर इन्होंने ये डेंजर नहीं क्रिएट किया होता तो वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया लगता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक बोट पे हैं, आपको तैरना नहीं आता, आपके दोस्त ने आपको बोट से फेंक दिया, ठीक है, और कैप्टन जो है शिप के वो कूद गए आपको बचाने के लिए। आप बच तो गए बट कैप्टन को थोड़ी सी इंजरीज आई, तो यहाँ पे बेसिकली ये बोलेंगे कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, मैंने थोड़ी कहा था मुझे बचाओ, मुझे मेरे दोस्त ने फेंका, मैंने नहीं कहा था, आप खुद से बचाने आए। तो यहाँ पे जो डेंजर था वो क्या डिफेंडेंट ने खुद बनाया? नहीं बनाया। जब उन्होंने नहीं बनाया तो वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया लग जाएगा। लेकिन अब आपको तैरना नहीं आता, आपने कहा आज आपका भाई सिखाएगा कैसे तैरना होता है, और आप कूद गए पानी में। अब आपकी गलती की वजह से आपको तैरना नहीं आता, आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से आपने एक डेंजर बनाया, प्लेंटिफ आपको बचाने आया, ठीक है, और अब आप बोल रहे हैं कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया अपनी मर्जी से कूद गए, तो नॉट एप्लीकेबल, राइट। अब हम बात करते हैं वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे। प्रिंसिपल क्या है? डेंजर इनवाइट्स रेस्क्यू, इफ डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस क्रिएट डेंजर दे रिमेन लाइबल टू द रेस्क्यूअर, द लॉ एनकरेजेस ब्रेवरी। इसमें हुआ क्या था? रेलवे की गलती की वजह से बेसिकली जो हमारे प्लेंटिफ है उनका कोई फ्रेंड गिर जाता है रेलवे से, तो फिर जाते हैं वो बचाने के लिए कि हमको बचाना है, ये सारी चीजें करनी है। तो जब वो बचाने जाते हैं तो एक पुल पे उतरते हैं, पुल से नीचे गिर जाते हैं, तो बाद में रेलवे बोलती है कि ये तो वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है। तो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से उनके फ्रेंड पहले गिर गए थे, तो वो उनको बचाने गए, तो आपकी जो डेंजर है ये आपने खुद बनाया है, करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, हेन्स वर्सेस हार्वुड, अनदर लैंडमार्क केस। A policeman injured stopping runway horses left unattended by the defendant. Defense was held unavailable. The intervention was natural, justified, and response to danger. The consent was not voluntary in the sense of accepting injury, but a duty. यहाँ पे ऑब्वियसली एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप ड्यूटी बाउंड है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरी पार्टी ने डेंजर क्रिएट किया है या नहीं किया है, अगर आप ड्यूटी बाउंड है, जैसे कि यहाँ पे पुलिसमैन की ड्यूटी है ना, अगर दो हॉर्सेज हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, भागते भागते किसी को इंजर कर सकते हैं, तो वो तो ड्यूटी बाउंड है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर ये कोई नॉर्मल पर्सन होते तो यहाँ पे लग जाता। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अनअवॉइडेबल डिस्पाइट रीजनेबल केयर, सॉरी इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या है? अनअवॉइडेबल डिस्पाइट रीजनेबल केयर। Now, test for liability, was the act unlawful? Yes. Was there any negligence? No. Could it be prevented by reasonable care? No. तब आपको एक inevitable accident का डिफेंस मिल जाता है। एक्ट लॉफुल होना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, और ऐसा लॉ होना चाहिए जो रीजनेबल केयर से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते, तब मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है, ये प्रॉपर हमारे एसेंशियल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या एसेंशियल्स हैं? लॉफुल एक्ट होना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी तरीके की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, और रीजनेबल केयर से प्रिवेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तब आपको इनएविटेबल एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट माना जाएगा इस नेचर का कि उसको आप रीजनेबल केयर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, आपके एंड पे कोई गलती नहीं थी, नेग्लिजेंस नहीं थी, और आप जो कर रहे थे वो लॉफुल था। ब्राउन वर्सेस कैंडल एक केस है जिससे आप समझ पाएंगे। डिफेंडेंट हिट प्लेंटिफ व्हाइल सेपरेटिंग टू फाइटिंग डॉग्स, द डिफेंस सक्सीडेड, द एक्ट वाज रीजनेबल विदाउट नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे होता क्या है? होता यह है कि जो प्लेंटिफ होते हैं वो जा रहे होते हैं, तो अपने डॉग को लेके जा रहे होते हैं, एक दूसरा डॉग उस पर अटैक कर देता है, तो जो डिफेंडेंट होते हैं वो आते हैं कि डॉग्स को सेपरेट करें किस तरीके से। उनके हाथ में एक स्टिक होती है, डॉग को सेपरेट करते टाइम स्टिक लग जाती है प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, तो प्लेंटिफ को सॉरी, तो जब ये स्टिक उनको लगती है तो उनके हेड पे कुछ इंजरीज होती हैं, तो केस फाइल करते हैं, तो ये बोलते हैं कि मैंने जो चीज की वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट थी। क्यों? क्योंकि मैं तो हेल्प कर रहा था। हेल्प करना लॉफुल है? नहीं है।
क्या वो नेग्लिजेंट थे हेल्प करने में? इतनी इंटेंस सिचुएशन है, कोई नेग्लिजेंस के पार्ट पे था नहीं, वो बस सेपरेट कर रहे थे। और वो रीजनेबल केयर से प्रिवेंट कर सकते थे क्या? कुछ ऐसा था क्या कि बिस्किट दिखा के डॉग को बोलते आ जाओ ऐसा कुछ कर लो तो डॉग मान जाता, या ऑर्डर फॉलो कर रहा था डॉग? नहीं था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इनएविटेबल एक्सीडेंट के डोमेन के अंदर आती है। मूविंग फॉरवर्ड, श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दो बसेस आपस में कोलाइड कर जाती है। एविडेंस क्या बताते हैं कि कोई भी ड्राइवर नेग्लिजेंट नहीं था। जब कोई ड्राइवर नेग्लिजेंट नहीं था तो डिफेंस सक्सीड कर जाएगा और इस सिचुएशन को इनएविटेबल एक्सीडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, मिस्टेक, द लॉ प्रोटेक्ट्स द राइट नॉट द डिफेंडेंट्स ऑनेस्ट बिलीव मिस्टेक इज जनरली नॉट अ डिफेंस। ठीक है, अब हम दो मिस्टेक्स की बात करते हैं। अगर हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें तो आपको पता है वो कभी भी डिफेंस नहीं होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नेवर इन डिफेंस। आपको लॉ का आपको कोई नॉलेज नहीं था या पता नहीं था, ये कोई आपका एक्सेप्शन नहीं है, ना ही कोई रीजनेबल डिफेंस है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस, जनरली नॉट अ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेसपास, आप किसी के घर के अंदर घुस गए, गलती से भी घुस गए, आप गलती से घुसे हैं तब भी ट्रेसपास का आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, कहां पे इसको माना जाता है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहां पे डिफेंस होता है? इसके ऊपर एक हमारा शॉर्ट भी था। ये सिर्फ तब डिफेंस होता है जब मेलाफाइड इंटेंट हो। नाउ जनरली आपको पता है कि टॉट के अंदर इंटेंशन का इतना कोई रेलेवेंस है नहीं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे इंटेंशन का काम होता है, और अगर वहां पे मेलाफाइड इंटेंशन है, एज अ एलिमेंट रिक्वायरमेंट है उस टॉट की, ठीक है, तो जैसे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, इस तरीके के केसेस में ऑनेस्ट मिस्टेक जो होती है वो मेंटल एलिमेंट निगेट कर देती है। यानी आपने अपने पार्ट पे कोई गलती नहीं करी थी, आपने बेसिकली एक ऑनेस्ट बिलीफ था आपका कि उस इंसान को आपने जाते हुए देखा एक घर से, तो आपको लगा उसी ने चोरी की है, तो आपने केस फाइल करवा दिया उनके नाम पे। ये एक ऑनेस्ट बिलीफ था, तो ये आपने कोई मेलिशियस प्रोसिक्यूशन थोड़ी किया है कि आप चाहते थे कि उनको सजा मिले, आपकी कोई उनसे बेसिकली दुश्मनी है, नहीं है ना। तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जैसे केसेस में जहां पे इंटेंशन का रेलेवेंस है, अगर वहां पे आपका इंटेंशन या जो इंटेंशन का बोनाफाइड इंटेंशन आ जाती है, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो आपका ये मिस्टेक वाला एलिमेंट लग जाता है और आपका मेंटल एलिमेंट निगेट कर दिया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अ राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन। नाउ देयर आर सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस जिनको आप एसेंशियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए और थ्रेट रियल होना चाहिए, या फिर रीजनेबली आप उस चीज को प्रिज्यूम कर पा रहे हैं। प्रोपोर्शनल, आप जो फोर्स यूज कर रहे हैं खुद को डिफेंड करने के लिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, टू द थ्रेट दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आपको डंडा लेके मारने आ रहा है, आपने गन निकाली और गोली मार दी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। वो डिफेंस कब एंड हो जाता है? द मोमेंट आपका थ्रेट खत्म हो जाए। कोई आपको डंडा लेके मारने आ रहा है एंड सडनली ही रियलाइज यू आर नॉट द पर्सन जिसको वो मारना चाहते हैं, वो घूम जाते हैं और तभी आप ईंट उठा के भागते हैं और उनको मार देते हैं, तो आपके ऊपर थ्रेट तो कभी था ही नहीं। तो ड्यूरेशन भी होती है इस चीज की कि जब तक थ्रेट है तभी तक आपके पास राइट है सेल्फ डिफेंस का। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इस केस की बात करें, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक, द डिफेंडेंट सेट स्प्रिंग गन्स, अ मैन ट्रैप बेसिकली, इन गार्डन टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी विदाउट वार्निंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वार्निंग तो है नहीं, आप इसको सेल्फ डिफेंस बोल सकते हैं क्या? डिफेंस तो ऑब्वियसली फेल ही होगा, क्योंकि कोई इमिनेंट थ्रेट थोड़ी है यहाँ पे कि बस हो ही रहा है मेरे अभी अटैक ही कर रहे हैं। आपको अगर ये लगाना भी था और आप मानते हैं आपके ऊपर थ्रेट है, तो आपने वार्निंग भी नहीं लगाई, तो आप नेग्लिजेंट है। तो प्रोपोर्शनल भी नहीं है। जिस तरीके की इंजरी कॉज हो रही है इस ट्रैप से, क्या वो प्रोपोर्शनल है किसी भी तरीके से? बेसिक फेंसिंग से भी तो काम चल सकता था। तो प्रिंसिपल क्या सेट किया गया? सेटिंग अ लीथल ट्रैप फॉर मेयर ट्रेसपासर इज एक्सेसिव डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स। मूविंग फॉरवर्ड, नेसेसिटी की अगर हम बात करें, द लेसर ऑफ टू इवल्स। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग सा डिफेंस है ये। तो सैलस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स। ठीक है, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, जिसको ये भी बोला जाता है दैट नेसेसिटी अंडरस्टैंड नो लॉ। तो इंटेंशनल हार्म भी जस्टिफाई है नेसेसिटी के केस में, अगर उसको एक ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया गया हो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया हो। अब अगर हम नेसेसिटी वर्सेस प्राइवेट डिफेंस की बात करें, नेसेसिटी इन्वॉल्व्स अ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, आप इनोसेंट पर्सन को हार्म कर रहे हैं, वो भी अलाउड है। प्राइवेट डिफेंस इन्वॉल्व्स अ हार्म टू रॉन्ग डूअर। दूसरा, नेसेसिटी वर्सेस इनएविटेबल एक्सीडेंट की अगर हम बात करें, तो नेसेसिटी इज इंटेंशनल बट जस्टिफाइड।
एक्सीडेंट इज अनइंटेंशनल एंड अनअवॉइडेबल, उसको आप जस्टिफाई नहीं करते, आप बताते हैं कि मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे आप इंटेंशनली उस चीज को करते हैं और बाद में जस्टिफाई करते हैं कि मैंने क्यों किया, ठीक है। और नेचर ऑफ एक्ट की अगर हम बात करें तो नेसेसिटी ऑपरेट्स इन इमरजेंसी टू सेव अ ग्रेटर इंटरेस्ट, बहुत सारे इस पे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि एक शिप जा रही है, नाउ सडनली इट हैज टू डिसाइड, क्योंकि उनको या तो लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, लेफ्ट में एक बोट है जहां पे 100 पैसेंजर है, राइट में एक बोट है जहां पे 2 पैसेंजर है, तो अब वो इंटेंशनली मुड़ेंगे और उनको किसी ना किसी एक को हार्म करना ही है, वो अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को। तो अब ये ऐसी सिचुएशन है कि वो राइट की तरफ मुड़ के इंटेंशनली 2 लोगों को हार्म करेंगे, क्यों? क्योंकि 100 लोगों को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। नाउ चैप्टर 6, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, द क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रीन। आपको पता ही है कि आपको अगर कोर्ट में आके केस फाइल करना है तो आपके खुद के हाथ भी साफ होने चाहिए, ठीक है। एक्स टोपी कॉजा नॉन ओरिटर एक्शियो, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम अ इमोरल कॉज, द कॉजेशन टेस्ट इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो डिफेंस डज नॉट अप्लाई मेयरली बिकॉज द प्लेंटिफ वॉज डूइंग समथिंग इलीगल, द इलीगल एक्ट मस्ट बी द डायरेक्ट कॉज ऑफ इंजरी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम? कहना ही चाह रहे हैं कि जो भी प्लेंटिफ कर रहा था, ठीक है, जो डिफेंडेंट कर रहा था, जो भी वो पर्सन कर रहा था, वो इस तरीके का एक्शन होना चाहिए कि उससे इंजरी कॉज हो जाए। ऐसा नहीं कि वो इलीगल काम कर रहे हैं इस वजह से उनको लाइबल ठहरा दिया जाएगा, उस इलीगैलिटी के बेसिस पे ही आपको बेसिकली इंजरी होनी चाहिए, वो डायरेक्ट कॉज होना चाहिए उस चीज का। इस चीज से आप इस चीज को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रिज का सिनेरियो है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, ठीक है, ओवरलोडेड ट्रक यूज करते हैं और ब्रिज कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू द वेट ऑफ द ओवरलोडेड ट्रक, जबकि वहां वार्निंग्स थी कि ब्रिज स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, तो प्लेंटिफ फेल हो जाते हैं, डिफेंस सक्सीड कर जाएगा, वो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, हमने वार्निंग लगा रखी है, फिर भी आप एक ओवरलोडेड ट्रक को लेके जा रहे हैं। लेकिन सिनेरियो बी की अगर हम बात करें, एक ओवरलोडेड ट्रक है, कोई वहां पे वार्निंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेंटेन नहीं किया, वार्निंग नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, तब यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आजकल की हमारी जनरेशन हर चीज को मानती है कि स्टेट की बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एज अ डिफेंस के बारे में अगर हम टॉर्ट में बात करें, लेजिस्लेटिव शील्ड, तो द एक्ट ऑथराइज्ड बाय अ स्टैट्यूट आर नॉट टॉट इवन इफ दे कॉज डैमेज, द लेजिस्लेचर हैज बैलेंस्ड द पब्लिक बेनिफिट, द डिफेंस ओनली कवर्स एक्ट डन विदाउट नेग्लिजेंस, ठीक है। यानी कि अगर कोई लॉ बन गया कि ये चीज ऐसे ऐसे होनी है और उस चीज को करते हुए, क्योंकि वो लॉ है, स्टेट की अथॉरिटी है उसके पीछे, उस चीज को करते हुए कोई बेसिकली लॉस हो जाता है किसी पर्सन को, तो आप कोई भी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का प्रिंसिपल आ जाता है। लेकिन अगर आप नेग्लिजेंट है, यानी कि अथॉरिटीज नेग्लिजेंट है, तब ये चीज अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैमर स्मिथ रेल वर्सेज ब्रांड, द डैमेज फ्रॉम वाइब्रेशन नॉइज वॉज इनएविटेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह से रेलवे लाइन जानी थी, रेलवे वहां से गुजरती है, डैमेज हो जाता है उनका घर, तो अब ये तो लॉ बन गया था, तो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि बाय लॉ उनको वो रेलवेज बनानी थी, वहां पे ट्रेन चलनी थी, उस वाइब्रेशन की वजह से आपको ये जो बाय प्रोडक्ट आया है, ये एक स्टैट्यूट की वजह से आया, तो डिफेंस सक्सीड कर गया, स्टेट लाइबल नहीं ठहराया गया। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, स्मिथ लंदन वर्सेस साउथ वेस्टर्न रेलवे, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो यहाँ पे जो डैमेज आया ना, वो एक केयरलेस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की वजह से आया। होता क्या है कि ये लोग खेतों के पास में घास का भूसा रख देते हैं, और खेतों के पास में कहा, जहां से पटरी जा रही है, जबकि वहां से चिंगारियां निकलती हैं, इन सबको पता है। अब वो चिंगारियां निकल रही है, तो उन्होंने एक नेग्लिजेंट एक्ट किया है, क्योंकि जहां पे उन्होंने भूसा रखा है उसके पास में और भी खेत है जहां पे आग लग सकती है, तो इस चीज को नेग्लिजेंट माना गया, स्टेट को लाइबल ठहराया गया और उनका डिफेंस फेल हो गया। लास्ट है हमारा एक्ट ऑफ गॉड, जिसका मैक्सिम है विस मेजर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट्स सोनली ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज अनफोर्सिएबल एंड इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स होने चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जून में बारिश होती है, सबको पता है बारिश हो सकती है, तो आप नंगी तारे अगर छोड़ देंगे कहीं पे ऐसी जगह पे जहां से लोग जा रहे हैं, तो वो आप अनफोर्सिबल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये चीज अगर मान लो फरवरी के महीने में हो जाए, बहुत तेज बारिश हो जाए और तारों का काम चल रहा था, तब ये प्रॉब्लम मानी जाएगी।
अननेचुरल फोर्सेस आर द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई स्कोप नहीं है, और अनफोर्सिएबल थे, इनको आप रीजनेबली फोर्स ही नहीं कर सकते थे और प्रिवेंट भी नहीं कर सकते थे। 3 एसेंशियल कंडीशन, प्योरली नेचुरल जो हमने भी बोला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के होने चाहिए, अनअवॉइडेबल होने चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुड्स कुछ लोग चोरी करके चल जाते हैं ट्रांजिट के बीच में, और यहाँ पे जो बेसिकली डिफेंस क्लेम किया जाता है वो किया जाता है एक्ट ऑफ गॉड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंस फेल हो जाएगा, क्योंकि मॉब जो लोग हैं, मॉब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ गया, इसमें कोई गॉड का लेना देना नहीं है, ठीक है। पर ऐसा ही एक और केस है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिकली खुदाई वुदाई करके एक पॉन्ड टाइप सा बनाया जाता है, और वो पॉन्ड को प्रॉपरली जिस तरीके से वो बनना चाहिए, आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी वगैरह सब कुछ मेंटेन करके बनाया जाता है। बट एक समय पे बहुत, मतलब पिछले 30-40 साल में जैसी बारिश नहीं है वैसी बारिश होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज होती है, और उस रेंज की वजह से होता क्या है, बेसिकली वो ओवरफ्लो कर जाता है और दूसरे जो आसपास में नेबर्स हैं उनको लॉस कॉज कर देता है, तो वो लोग केस फाइल करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को माना जाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन हो गई थी, नॉर्मल रेन होती तो इस तरीके का ओवरफ्लो होता, तो उसको गलत माना जाता। नाउ समरीज की अगर हम बात करें, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी या कंसेंट फ्री होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, इनएविटेबल एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल होना चाहिए डिस्पाइट रीजनेबल केयर। मिस्टेक की बात करें, क्या मैलिस वहां पे एक एलिमेंट है, वहीं पे इसका काम आता है, वरना ये डिफेंस की तरह यूज नहीं होता। प्राइवेट डिफेंस, फोर्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए थ्रेट जो आपके पास है उसमें। नेसेसिटी, लेसर ऑफ द टू इवल सेलेक्ट करना है। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, डिड द रॉन्ग डायरेक्टली कॉज द इंजरी, ये आपको देखना है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वॉज द एक्ट परफॉर्म्ड विदाउट नेग्लिजेंस, ये एक एसेंशियल है। एक्ट ऑफ गॉड, वॉज इट प्योरली नेचुरल विथ नो ह्यूमन एजेंसी, ये हमको देखना है। तो ये बेसिकली की समरी है हमारी कि किस तरीके से चीजें देखनी है, क्या चीजें आपको टेस्ट करनी है किसी भी टॉट के डिफेंस के अंदर। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज करलो बात।